हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर की सीरीज। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लास 11 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है वेक्टर कि वेक्टर क्या है, वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, वेक्टर से क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी स्केलर, एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है आपकी वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी स्केलर और एक होती है आपकी वेक्टर। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी बनती है जब भी आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो और एक यूनिट दी गई हो। ठीक है, तो आपको मिला क्या बनती है, फिजिकल क्वांटिटी बनती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स अगर मैंने आपको उससे बोला 10, तो ये 10 क्या है, ये 10 मास बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, ये आपको एग्जैक्टली क्लियर आइडिया नहीं मिल पा रहा है केवल इसे 10 लिखने की वजह से। जब इसके आगे मैं केजी लिख दूं, जब इसके आगे मैं क्या लिख दूं, जब इसके आगे मैं केजी लिख दूं, तब आपको ये पता चलेगा ये मास बता रहा है। अगर मैं इसके आगे, इस 10 के आगे मैं लिख दूं किलोमीटर, इसका मतलब वो आपको डिस्टेंस बता रहा है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर और ये यूनिट मिला के क्या बनता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी बनती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मैग्नीट्यूड करते हैं कि वो सिंपल सी एक क्वांटिटी आपको बता रही है। ठीक है, जिसके पास नंबर भी है और यूनिट भी है, तो दोनों मिला क्या क्या बना, ये मैग्नीट्यूड बना है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम का ये मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, ये मास का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, मैग्नीट्यूड होता है क्या है, तो यही जो एक फिजिकल क्वांटिटी बताई जा रही है यही क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वेक्टर में क्या है, वेक्टर का इस्तेमाल कब हुआ, क्यों इतना वेक्टर अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी तक वेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं था पर अब वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर में जुड़ जाता है डायरेक्शन। वेक्टर में क्या जाता है, वेक्टर में आ जाता है आपका डायरेक्शन। अभी तक कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, पर अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम डायरेक्शन की भी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम जाओ चौराहे पे, एक दुकान है, उस दुकान से उस दुकान के 50 मीटर्स पे एक कोई एक घर है, वहां से तुमको कुछ लेकर आना है। चौराहे पे एक दुकान है, उस दुकान से 50 मीटर पे कोई एक चीज, एक घर है, उस घर से तुमको कुछ लेकर आना है। तो तुम चौराहे पे पहुंचे और तुमने चौराहे पे देखा कि जो जो चौराहे पे जो दुकान है वो एकदम मिडिल पे है। तो अब वहां से जो है 50 मीटर्स यहाँ भी हो सकता है, वो 50 मीटर्स यहाँ भी हो सकता है, वो 50 मीटर्स यहाँ भी हो सकता है, वो 50 मीटर्स यहाँ भी हो सकता है। तो मैंने कहाँ का 50 मीटर्स कहा, तो ये जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, ये जानने के लिए आपको डायरेक्शन जानना होगा कि उस दुकान से 50 मीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ पे भी। ठीक, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। इसीलिए डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन जाने हम कोई भी चीज का काम नहीं कर सकते। अब तक आप जो करे पर 11th में आने का, 12th में आने का, डायरेक्शन जितने भी फिजिकल टर्म्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपका डायरेक्शन आ जाएगा। उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर डायरेक्शन आ जाएंगे। और बिना डायरेक्शन के फिजिक्स में कुछ नहीं है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में आपका क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पीड। स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, स्पीड होगी। बहुत सारे हैं, मैं बस एक स्पीड को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड अगर मैं केवल आपसे कह रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर एक आपकी स्पीड है। 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, आपकी स्पीड है। अब अगर मैं कह दूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर साउथ में जा रहा हूं, 50 किलोमीटर पर आवर में कहाँ जा रहा हूं, मैं साउथ में जा रहा हूं, तो अब ये क्या बन गया, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और अब स्पीड क्या बन जाएगा, अब ये स्पीड बन जाएगी वेलोसिटी। अभी मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो जब डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो वो स्पीड है, वो स्पीड है। पर अगर डायरेक्शन दे दिया गया है तो क्या है, वो आपकी वेलोसिटी है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस की 50 डिस्टेंस मीन्स 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, पर 50 किलोमीटर इन नॉर्थ, 50 किलोमीटर इन साउथ, 50 किलोमीटर इन वेस्ट,
ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, आपकी क्या हो गई है, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है। तो जब डायरेक्शन भी जुड़ जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट बन जा रहा है। जब डायरेक्शन नहीं जुड़ा है तो क्या बन रहा है, डिस्टेंस बन रहा है। डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन। फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। बिना जैसे अगर अब मुझे इसको ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये ओपन होगा, तो डायरेक्शन इंक्लूड हो गया कि मुझे कहाँ फोर्स लगाना है, आगे की तरफ फोर्स लगाना है। अगर मैं इसके अंदर फोर्स लगाऊंगा ओपन होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन लगा रहा हूँ। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके साथ क्या आ जाता है, आपका आ जाता है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह कई सारे एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी के। तो स्केलर क्वांटिटी में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। स्पीड आपकी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस अब हम लोग आगे इसके जो भी देखेंगे वो हम केवल वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स को जब भी हमको डिनोट करना होता है, वेक्टर्स को हमको टर्म बनाना होता है, तो बुक में तो होता है कि जब कोई एक चीज एक डार्क लेटर में लिखी होगी तो वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स वो डार्क होगा। जैसे कि एक ये ए है, एक ये है, तो जो वेक्टर बताया जाएगा वो काफी डार्क लिखा होगा बुक में, तो वो कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर उसको हम ऐसे नहीं जान सकते। तो वेक्टर क्वांटिटी जब भी बताई जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी आपको जब भी बताई जाएगी तो उसके ऊपर आप एक एरो देखोगे। तो ये एरो क्या बताता है कि जो क्वांटिटी की बात यहाँ पे हो रही है वो कैसी क्वांटिटी है, वो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो बताता है कि वो जो बताया गया है मुझे, वो कैसी क्वांटिटी बताई गई है, वो वेक्टर की क्वांटिटी बताई गई है, ठीक है। तो वेक्टर्स को डिनोट किससे करते हैं, इस एरो मार्क से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर की जो क्वांटिटी होती है वो केवल 1 हो, उससे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जिस वेक्टर की क्वांटिटी क्या हो, जिस वेक्टर की यूनिट क्या हो, जिस वेक्टर की यूनिट हो केवल 1, वो क्या कहलाएगा, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम ए कैप से। ये कैप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। जब भी आप देखो ए बी सी, ये सब क्या है, ये सब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमको ऊपर क्या लगाना होता है, कैप लगाना होता है, तब जाके उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए और यूनिट ए, ठीक है। ये आपका क्या है, कैप लगा हुआ है, तो ये क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको हम एक कैप इस तरह से लिख सकते हैं। जब मुझे केवल यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर्स ये है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू यूनिट ऑफ ए वेक्टर, ए कैप, ए की मीन्स ए यूनिट। और जब मुझे केवल एक यूनिट निकालना होगा, एक कैप निकालना होगा जब मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, वेक्टर ऑफ ए लिखूंगा और नीचे उसी वेक्टर का मैं क्या करूंगा, उसी वेक्टर का मैं मॉड कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा, मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हम किसे कहते हैं, जब किसी वेक्टर की जो यूनिट होगी, जब किसी वेक्टर की जो यूनिट होगी वो जीरो होगी, तो उससे हम कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। जब किसी वेक्टर का यूनिट क्या हो, जब किसी वेक्टर का जो यूनिट है वो जीरो है, तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। हम कब कहेंगे कोई वेक्टर इक्वल है, जब मुझे दो वेक्टर दिया गया है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो उन्हें हम कहेंगे
इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों ही वेक्टर्स का, जैसे वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, इन वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, दोनों सेम है, तो उसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। हम कब कहेंगे कि दो जो वेक्टर है वो पैरेलल है? जब दोनों वेक्टर, चाहे वो वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, पर अगर दोनों का जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन अगर सेम है तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम ना भी हो लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है तो हम उन्हें कहेंगे पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हम कब कहेंगे कि दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है? जब दो वेक्टर आपको दिए गए हो और उन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। एक इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर है? ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। हम कब कहेंगे कि कोई दो वेक्टर नेगेटिव है? जब दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हो, जब दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो, मीन्स वेक्टर ए भी सेम हो और वेक्टर बी भी सेम है वेक्टर ए भी सेम है और वेक्टर बी भी सेम है, पर दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, तो ये कैसे वेक्टर कहलाएंगे? ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। इसमें क्या होगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है पर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट वेक्टर। तो कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है? जब आपको दिए गए वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, जैसे ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ये वेक्टर सी हुआ, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। इनिशियल पॉइंट तीनों वेक्टर्स का क्या है? सेम है। और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, वेक्टर ए बी और डी भी हो सकता है, पर इन चारों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? वो सेम है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? जब दो वेक्टर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जैसे तीन प्लेन होते हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, तो अगर दो वेक्टर्स मेरे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, अगर या तो दोनों x में लाई कर रहे हैं, दोनों y में लाई कर रहे हैं, दोनों z में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। मींस अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर देखिए, दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब कहेंगे? जब हमको दो वेक्टर दिया गया हो, जैसे वेक्टर बी दिया गया है और वेक्टर ए दिया गया है, अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उन्हें हम कहेंगे ऑर्थोगोनस वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स के बीच में अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो डिग्री बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, मीन्स राइट एंगल बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है। तो इस तरीके से कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्या होता है, ये हमने आज जाना है। हाँ, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो वेक्टर्स में और सारी चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके इस वेक्टर सीरीज को ख़त्म करेंगे। और वेक्टर्स जान लीजिए, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो 11th 12th में जो भी आपकी पढ़ाई हो रही है ना, वो वेक्टर्स पे ही होगी। ठीक है, सारी चीज़ आपकी क्या होगी? वेक्टर्स पे ही होगी। अभी हम लोग आई जे के भी देखेंगे। यूनिट वेक्टर में एक्स को आई से डिनोट करते हैं और y को j से डिनोट करते हैं और z को k से डिनोट करते हैं, तो आई जे के वहाँ पे भी आपका काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और जान लीजिए, अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड आपके दिमाग में है कि बोर्ड में मुझे अच्छे नंबर पाने हैं, तो इस वक्त आपका दिमाग केवल उस बोर्ड के लिए ही होना चाहिए। और अगर कहीं आपका दिमाग भटक रहा है तो आप अपने पढ़ाई से जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, अपने पढ़ाई से बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं आप। तो अगर आप अगर 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस इस वक्त आपके क्लास 12th में ही होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसको सॉल्व करिए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखिए। पर अगर आप 11th 12th में पढ़ने जा रहे हो, अभी 11th 12th में पढ़ने जा रहे हो, तो उसके पहले आपको बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसकी पूरी क्लास कर लेनी चाहिए, तभी आपको 11th 12th का
हाथ लगाना चाहिए। बिना बेसिक मैथमेटिक्स के 11th 12th की फिजिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले अगर 11th 12th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उससे अच्छे से क्लियर करो, तभी जाके वो चीज़ें और आसानी से आपको समझ में आना शुरू होंगी। बिना बेसिक मैथमेटिक्स के पढ़े, बिना बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा नहीं और आप सीधा 11th 12th पढ़ने जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़िए और उसको समझिए, तो ही जाके आपकी जो फिजिक्स है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो वेक्टर खत्म करेंगे। वेक्टर खत्म करने के बाद हम लोग क्लास 12th की फिर हम लोग क्लास 12th की सीरीज शुरू करेंगे और फिर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।